मुझे जानकर खुशी होती है कि कर्ज फिल्म का आज भी उतना ही क्रेज़ है जब शुरू में था। 36 साल के बाद कर्ज फिल्म आज फिर बड़े पर्दे पर आ रही है। इसका एक अपना ही नॉस्टैल्जिया है, अपना ही एक्सपीरियंस होने वाला है। और ख़ासकर जबकि इसके कलाकार ऋषि कपूर और सिमी ग्रेवाल भी आ रहे हैं, मैं भी हूँ और म्यूजिशियन भी हैं कुछ इसमें, तो एक अपने में नॉस्टैल्जिया है, अपने में एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमको आदत हो गई है फिल्मों को देखने की डीवीडी पे, स्मॉल स्क्रीन पे, लेकिन मैं चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस एक बार कहीं ना कहीं समय निकाल के ये बड़ी स्क्रीन पर उन फिल्मों को ज़रूर देखे जो उनको बहुत पसंद है। तो उनमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो स्मॉल स्क्रीन पे छुप जाती हैं वो चीज़ें। फिर आपको पता लगेगा कि डायरेक्शन, ये परफॉर्मेंस या जो चीज़ें कही गई हैं वो क्या कही गई हैं। क्योंकि हमने पिक्चर जो थी वो बड़ी स्क्रीन के लिए ही डिज़ाइन की थी, छोटी स्क्रीन के लिए कभी नहीं डिज़ाइन की थी। बल्कि हमें दुख होता है कि हमारी फिल्म जो है छोटी स्क्रीन पर लोग देखते हैं, भले 20 बार देखें, 40 बार देखें, सब लोग। और दिल से हम लोग दिल से आ रहे हैं, कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आ रहे हैं, कुछ हमें इसमें कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है हमारा। सिर्फ ये है कि बड़ी फिल्म कैसे लगती है हम खुद देखने आ रहे हैं। तो आप सोचिए जब आप देखेंगे आपको कितना अच्छा लगेगा। नहीं, अभी हमने तय किया है कि एक्सेल सिनेमा में संडे मैटनी शो रखेंगे बड़ी फिल्मों में, अपनी फिल्मों का भी, दूसरों की फिल्मों का भी, जो बड़े पर्दे के लिए फिट है। कर्ज 27 जून 1980 को रिलीज़ हुई थी और आज 37 साल के बाद मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैं उन्हीं महान कलाकारों के साथ खड़ा हूँ जो कर्ज के लिए जिम्मेदार हैं, सिमी जी और ऋषि कपूर साहब। इससे बढ़ के खुशी क्या हो सकती है कि आज इतने बड़े थिएटर में, एक्सेसियर में ऑडियंस पूरी आई हुई है फिर से फिल्म देखने के लिए, जबकि उन्होंने 20, 25 बार, 30 बार स्मॉल स्क्रीन में फिल्म देख ली है और देखने के बाद भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो इससे बढ़ के एक आप अच्छी फीलिंग शायद एक फिल्म मेकर को, एक फिल्म एक्टर को, फिल्म म्यूजिशियन को, फिल्म टेक्नीशियन को नहीं मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू, टू ऑल ऑफ यू for this compliment and for this gesture that you all are here. सर आप क्या कहेंगे इतने साल मैं जो ये इन्होंने कहा मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, तो इन्होंने हम सब के लिए कह दिया है। ये आज का दिन, आज का ये वक्त itself is proof enough to answer your question. लोग आज भी आए हैं ना, 37 साल के आज इस फिल्म का एक काइंड ऑफ प्रीमियर रखा गया है, लोग देखने आए हैं, तो itself is proving what I'm trying to say. बहुत अच्छी यादें हैं, but I would like to add to this. I think 36 years हो गए हैं. I believe कि 36 years के बाद भी अभी लोग आगे lovely, yay. Yes. I'm sure because you know films is one way of achieving immortality. And जो फिल्म्स अच्छी बनती हैं, जहाँ पे सब डायरेक्टर का काम बहुत बढ़िया होता है, आर्टिस्ट, म्यूजिक, सब कुछ जब सब जुड़ जाते हैं तो दैट फिल्म बिकम्स इमॉर्टल. इट स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम. मैं एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि ऋषि कपूर और सिमी जी को बहुत कंप्लेंट थी कि जब कर्ज फिल्म हमने कंप्लीट की तो उसका प्रीमियर मैंने नहीं किया था. इन्होंने सोचा था कि मैं 37 साल के बाद करूँगा. तो मैंने सोचा कि 37 साल बाद प्रीमियर. अनमोल का माइक भी रेडी रखो. मेरी ज़िंदगी की पहली प्रोडक्शन मुक्ता फिल्म्स
24 अक्टूबर 1978 में मैंने फिल्म शुरू की। उससे पहले मैं डायरेक्टर था कालीचरण, विश्वनाथ और एक दो फिल्मों का। लेकिन मुझे लगा कि मुझे ऐसी फिल्म बनानी चाहिए जो मैं बनाना चाहता हूँ, और ऐसी फिल्म जो जिसे मैं ऑडियंस से या कमर्शियल रन से कंप्रोमाइज़ ना करूँ। नहीं तो हर बार प्रोड्यूसर कुछ ना कुछ बोलता था, ये भी आइटम होनी चाहिए, वो भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। मैंने कर्ज फिल्म लिखी और उसकी इंस्पिरेशन जो थी कर्ज की स्टोरी की, वो मैंने री इनकारनेशन ऑफ पीटर परॉट से एक सीन से ली। एक सीन था उसका, मदर का। लेकिन जब मैंने पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट की तो मैंने उसके ऊपर उसमें काफ़ी म्यूज़िक लिखा, मीन्स कि यहाँ क्या क्या आना चाहिए। और मैंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के पास गया मैं, और मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसी फिल्म लिख रहा हूँ सर जो आज के लिए शायद मॉडर्न है। आप मेलोडीज़ के किंग हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मॉडर्न ऑर्केस्ट्रा के साथ सजाया जाए, और इसमें ऐसा म्यूजिक हो जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने पहले ना दिया हो। भले उसकी साउंड बदले या उसकी कुछ अदा बदले या उसका कुछ लहरा बदले। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था प्यारे जी के लिए, लक्ष्मी जी के लिए। अगर आपने देखा होगा दर्दे दिल दर्दे जिगर गाना जो है वो हमारा पहला गाना था, लेकिन वो गाना जब बख्शी जी ने लिखा तो वो एक गज़ल के रूप में था। तो गज़ल कैसे गाई जाती है उसी तरह से, क्योंकि लड़का पार्टी में हीरो जो है हमारा गज़ल सुनाता है और लड़की मोहित होती है। तो एक कॉमन सी सिचुएशन में गज़ल जो थी वो बड़ी कॉमन सी लग रही थी। तो जब प्यारे जी आए तो हमने कहा कि इसको कैसे बदला जाए, और प्यारे जी ने और लक्ष्मीकांत और सब ने बैठ के ये डिसाइड किया कि इसको एक नया रूप दिया जाए। और आपके सामने जो गाना है दर्दे दिल, वो एक मॉडर्न रूप में आया, जिसमें कि हमारे अमर जी भी गवाह हैं। जी बिल्कुल। ये एक हमारे हिंदुस्तान के बहुत एस म्यूजिशियन हैं, इनके बिना हमारी रिकॉर्डिंग होती नहीं थी। वाह। और मैंने कहा अमर जी को जाके रिकॉर्डिंग रूम में कि गाना ऐसे शुरू करते हैं कि जिसमें कि पहले वो वायलिन बजाता है हीरो हमारा, क्योंकि ही इज़ ए म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन कैसे वायलिन बजाएगा, वो मुझे ऐसी धुन चाहिए। और मुझे याद है अभी भी अमर जी थे वहाँ पर, और उन्होंने अपने नोट्स बनाए, प्यारी जी से डिस्कस किया और ये ट्यून बनाई जो कि दर्दे दिल से पहले शुरू होती है, जो इंट्रोडक्शन में, जिसमें ऋषि कपूर जो उसको वायलिन में बजाते हैं। तो हैट्स ऑफ टू मिस्टर अमर फॉर द कंट्रीब्यूशन इन दिस फिल्म। सेकेंड थिंग, द कास्टिंग पार्ट ऑफ इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मैं शत्रुघ्न सिन्हा और एक्शन फिल्में बनाता था, तो सभी एक्शन हीरो ही मेरे सामने खड़े थे कि चलो साथ में फिल्म करते हैं। चिंटू जो थे, ऋषि कपूर जिनका नाम है, रणधीर कपूर के भाई थे छोटे, और बहुत बड़े स्टार बन चुके थे बॉबी के बाद, और काफ़ी म्यूजिकल फिल्में कर रहे थे। तो मैंने इनके भाई रणधीर कपूर से कहा कि मैं एक म्यूजिकल फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो अब ऋषि कपूर से पूछो क्या वो करेंगे मेरे साथ, क्योंकि मेरी इमेज कुछ एक्शन फिल्म की है। तो आई डू नॉट नो दोनों भाइयों में क्या बात हुई, तो इन्होंने कहा मुझे सब्जेक्ट सुनाओ। मैंने इन्हें सब्जेक्ट सुनाया, इन्हें सब्जेक्ट अच्छा लगा, और उसके बाद ये कहानी शुरू हुई। क्योंकि कास्टिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो मोंटी कैरेक्टर है वो ऐसा होना चाहिए कि मोंटी लगे, उसके अंदर दर्द भी है, पेन भी है, और म्यूज़िक की एक लहर भी है, और इतना अच्छा म्यूजिशियन है जो कि एक सोलफुल म्यूज़िक, क्योंकि म्यूज़िक जो है वो एक आत्मा दूसरी आत्मा के तक पहुंचती है। वो जो नोट्स हैं जो आप सुनते हैं वो राजकिरण की आत्मा से सफ़र करती हुई ऋषि कपूर की बॉडी में आती है, लेकिन नोट सेम रहते हैं। इतना बड़ा हमारा गायन हमको स्टडी करना पड़ता था। सेम नोट से ही वो आदमी जागृत होता है कि मेरा पिछला जन्म क्या था, क्योंकि साउंड की एनर्जीज जो हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज, वो ब्रह्मांड में घूमती हैं। अगर आपने देखा हो कि उसके अंदर हम लोगों ने ब्रह्मा विष्णु महेश, री इनकारनेशन, पुनर्जन्म की जितने एनर्जीज थी उसका पूरा अध्ययन किया, तब जाके वो म्यूज़िक बना। और उसके लिए उस सिवाय ऋषि कपूर साहब के कोई भी फिट हिंदुस्तान का एक्टर नहीं था। और मैं समझता हूँ अमेजिंग कि ऋषि कपूर जो हैं आज भी इतने सालों के बाद भी हिंदुस्तान के अगर टॉप 3 एक्टर्स हैं तो उनमें से मैं एक मानता हूँ ऋषि कपूर साहब को। ओहो, बिग वन। तीसरी बात जो हुई इस फिल्म में चैलेंज था मेरे लिए, वो था कि कामिनी का रोल कौन करेगा।
स्क्रिप्ट तो हमने लिख दिया और लिख दिया कि ऐसा इतना कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, क्योंकि मैं उस कैरेक्टर को वैम्प नहीं बनाना चाहता था। मैं उसको वो जो उन ज़माने में वैम्प आया करती थी, अरुणा ईरानी थी, या जो नॉर्मल एक इमेजेस थी हमारी फिल्मों की कि एक वैम्प भी होती है, वो बर्बाद कर देती है हीरो को, उस तरह का कैरेक्टर मैं लिखा भी नहीं था और मैं चाहता भी नहीं था। लेकिन कौन करे? तो मेरे एक दोस्त हैं, सोनलाल कंवर थे, मुझे याद है इस बात, तो उन्होंने उनकी फिल्म शायद आप कर रहे थे, हाँ, तो सोनलाल कंवर साहब को मैंने एक आइडिया सुनाया और मैंने कहा कि मुझे इस तरह के कैरेक्टर्स समझ नहीं आ रहा है कि किसको लूँ। तो उन्होंने मुझे कहा यू गो टू सिमी, शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर ऑफ इंडिया, इसको एक्टर की ज़रूरत है, स्टार की ज़रूरत नहीं है। तो तब मैं सिमी जी के पास गया, तो सिमी जी को मेरा रोल सुना, बड़े अच्छे तरीके से चाय पिलाई, खाना खिलाया और कहा कि ये मैं पिक्चर नहीं कर सकती। तो वो खाना मेरा वहीं का वहीं रह गया। मैंने बोला डिनर इतना अच्छा मिल रहा है तो पिक्चर भी करेंगी, मैं पिक्चर नहीं कर सकती। और आप सच मानिए कि मैं सिमी जी के पीछे कम से कम 2 महीने चक्कर लगाता रहा कि किसी भी तरीके से आपको ये मेरी पिक्चर करनी है। क्या बात। अगर आपने फिल्म नहीं की तो मेरी फिल्म ये बन नहीं सकती। तो बड़ी मुश्किल से जब इन्होंने मेरा डेडिकेशन देखा तो ये मान गई। लेकिन आप श्योर हैं कि आप मुझे संभाल लेंगे? आर यू श्योर? मैंने बोला आप वो बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, मैं एक्टर को कभी धोखा नहीं देता, इतना मैं जानता हूँ। मैं बेचता नहीं कहानी, मैं कहानी बनाता हूँ। तो सीबी जी ने किया और आपके सामने है कि इट इज़ वन ऑफ द लीजेंड कैरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा इट हैज़ बिकम, एंड सीबी जी आपके सामने है, एंड आई थैंक हर फॉर। बस ये 3 छोटी छोटी कहानियाँ मैं आपको बता सकता हूँ आज के टाइम पे, बाकी आप ऋषि कपूर साहब से पूछ लीजिए। आपका सवाल दूंगा, आपके जवाब दूंगा मैं, पहले ज़रा कुछ मैं पहले कुछ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। पहले तो सुभाष जी को बधाई हो, क्या कमाल का उन्होंने थिएटर बनाया है। ये मुंबई में ऐसा सिंगल स्क्रीन तो मैंने पहली बार देखा जो इतना फैंटास्टिक है। और बधाई हो मुक्ता A2 को, आई बिलीव इट मुक्ता आर्ट्स 2, मुक्ता आर्ट्स 2, तो उनको बधाई हो। बाकी रहा हमारा सफ़र जो कर्ज का है, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कर्ज लगी थी उस दौर में जबकि सिर्फ एक्शन फिल्में चलती थी। वो दौर ऐसा था कि कोई भी रोमांटिक या म्यूजिकल फिल्म टिकती नहीं थी अनटिल अनलेस उसमें कुछ बहुत कड़क बात होती। तो हुआ ये कि जब हमारी फिल्म रिलीज हुई तो इट वॉज एक्सेप्टेड वेरी वेल, बट इट वॉज नॉट अ वेरी बिग फिल्म इन द सेंस कि एक पिक्चर 1 हफ्ते बाद आ रही थी, उसका नाम था कुर्बानी। फिरोज़ खान साहब ने उसे डायरेक्ट किया था। उसमें फिरोज़ खान, जीनत अमान, विनोद खन्ना, अमजद खान, शक्ति कपूर, शॉट ओवरसीज, अ लॉट ऑफ सेक्स, अ लॉट ऑफ एंड इक्वली गुड म्यूजिक, सब कुछ था, भरपूर उस पिक्चर में था। सो ऑब्वियसली 1 हफ्ते के बाद उस पिक्चर ने हमको थोड़ा सा धक्का तो ज़रूर दिया था। लेकिन आज इस बात का मैं साबित करना चाह रहा हूं कि 37 साल होने जा रहे हैं जून के महीने में। आज भी आप यहां बैठे हुए हैं, आप तालियां बजा रहे हैं, खुश हैं। हम आज भी कर्ज की बात कर रहे हैं और किसी फिल्म की बात नहीं कर रहे हैं। अमेजिंग। हर फिल्म की एक तकदीर होती है, हर फिल्म की एक कशिश होती है। ये पता नहीं क्या कशिश है इस पिक्चर में। सुभाष जी का जादू था, म्यूजिक का जादू था, सिमी जी या सबका एक कंट्रीब्यूशन था। वो एक बोलते मुकम्मल पिक्चर बन जाती है। हम पिक्चर बनाते नहीं, बन जाती है। एक अच्छी पिक्चर और एक मेमोरेबल पिक्चर बन जाती है, और यही खासियत है कर्ज फिल्म की। मुझे आपको ये वाक़या सुनाना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। मेरा पहला शेड्यूल था कर्ज का और उस गाने के साथ था दर्द दिल। तो हुआ यूं कि मैं सेट पे आया तो मैंने सुभाष जी से पूछा कि ये सुभाष जी से पूछा कि कोरियोग्राफर कहाँ है, गाना कौन पिक्चराइज करेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं करूँगा। तो मैं भी आई एम बीइंग फ्रैंक, तो मुझ में उतनी कन्विक्शन या मुझे आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी दैट सुभाष जी खुद वो गाना पिक्चराइज करते, क्योंकि इन्होंने एक्शन फिल्में बनाई थी तो वो गाना कैसे पिक्चराइज करेंगे उन्हें। तो मैंने थोड़ा ऑब्जेक्शन दिया तो उन्होंने मुझे कन्विंस किया। हम लोग शूटिंग कर रहे थे, तुम्हें नहीं पसंद आया तो आई प्रॉमिस यू आई रीशूट द सॉन्ग। तो मैंने उनकी कन्विक्शन देखी उनकी बातों में, तो मैंने कहा चलो ठीक है।
आपको ये बताने में मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो गाना आप देखेंगे दर्द दिल, ये एक्चुअली कोरियोग्राफर के बगैर किया गया है और सुभाष घाई साहब ने ही पिक्चराइज किया पूरा। बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो कोरियोग्राफर का ना साथ लेते हुए गाना पिक्चराइज करते हैं, उनमें से सुभाष जी एक मेरी करियर में डेफिनेटली एक ये भी है ज़रूर। ये भी मुझे याद है कि जब हम शूटिंग करते थे तो सुभाष जी इतने मगन, इतने इन्वॉल्व थे कि वो गाना सुनाते थे, गाड़ी के जो बॉनेट होता ना उसमें वो रिदम के साथ मुझे गाना सुनाते थे। टीना मुझे जब हम शूटिंग करते तो वहाँ उस वक्त इतना एक आदमी कितना चार्ज्ड, सो मच इन्वॉल्व्ड इन हिज म्यूजिक, उस वक्त मुझे गाना सुनाते थे ये। जैसे कि गाने से मुझे याद आया, अनुपम खेर साहब मेरे साथ मजाक करते हैं। एक आज शो में मैं गया था तो उन्हें ज़ाहिर कर्ज से अगर बात चली तो वो गाना आता है ओम शांति ओम, तो उसके बोल ऐसे हैं कि मेरी उम्र के नौजवानों, जो आपको मालूम है आगे क्या है। तो अनुपम खेर साहब ने मुझे बोला कि अब तुम ये गाना छोड़ दो। मैं बोला क्यों? अब तुम गाओ, क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था, एक हसीना थी, एक जमाना था। तो दोनों ही गाने मेरे हैं और दोनों ही गाने फिल्म कर्ज के हैं और दोनों ही उतने ही बड़े सक्सेसफुल गाने हैं। तो मैं आज के दिन लक्ष्मीकांत जी को याद करते हुए, प्यारे जी को शुक्रिया करते हुए, अमर भाई जो हमारे हैं यहाँ म्यूजिशियन हैं, गोरख भाई नहीं आ सके जिन्होंने वो गिटार का पीस बनाया था वो भी हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने जो हमारी एक पूरी टीम की जो एक टीम वर्क थी वो मैं बहुत खुश हूँ आपको ये सब बताने के लिए। कर्ज के बहुत सी बातें हैं बट मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता, इतना चाहता हूँ कि आप फिल्म भी देखें। आई होप यू एंजॉय द फिल्म एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मैंने पहले सोचा कि सुभाष घाई ने कोई जूनियर आर्टिस्ट मंगाया एक्चुअली थिएटर में देखने के लिए, मुझे इतना यकीन नहीं था कि इतने लोग आज कितने आएंगे देखने पिक्चर के लिए। So thank you very much audience, thank you and I hope you enjoy the film. Thank you. Well, ladies and gentlemen, जोरदार तालियां for Monty. It's wonderful memories and I would have been such a fool if I had not done this film. So I'm very happy that I did it. लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ सुभाष जी के बारे में कि जब हम ये फिल्म बना रहे थे, he's right, जो चिंटू जी ने अभी कहा था, एक जुनून सा छाया हुआ था सुभाष जी पे. He was so charged. He was like a man with a mission. Right. And I think it was his dedication and his honesty, and we just followed whatever he did. And after that, even I have to say something about Subhash ji, which I feel in my heart. Subhash ji, there are many filmmakers जो फिल्म बनाते हैं, अच्छी फिल्म भी बनाते हैं, बुरी फिल्म भी बनाते हैं, but वहीं रुक जाते हैं, फिर उससे आगे नहीं बढ़ते. But here is a man जिन्होंने मतलब एक छोटे से गांव से आए थे, छोटे से स्मॉल टाउन से आए थे, बड़े बड़े ख्वाब लेकर, और ये सारे ख्वाब एक के बाद एक पूरा कर रहे हैं. बिल्कुल. And I'm very proud of that. Wow. उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी, फिल्म शुरू की थी कर्ज उसके साथ, फिर उन्होंने he was one of the few people शुरू में जिन्होंने corporatize किया था अपनी कंपनी को. लोग नहीं कर रहे थे उस वक्त. You know, it was all done very differently. In fact, to insure films for the first time, Subhash ji was the man. Everything he did it in the American way. Yes. और उसके बाद देखिए उनकी contribution हमारी इंडस्ट्री पे कि उन्होंने एक इतना बढ़िया एक्टिंग ट्रेनिंग स्कूल, you know, Whistling Woods. Whistling Woods शुरू किया. कौन करता है ऐसा? Wow. कोई नहीं करता. क्या बात है? Amazing. And it's उनको क्या मिलता है उससे? कुछ भी नहीं. But he is giving. Wow. So as I say, he's not taking from the industry. He's giving to the industry. He's giving so much talent. I'm coming to that. I said, अब उसके बाद I was planning to go step 4. Step by step. 4. अब देखिए थिएटर भी उन्होंने अभी ये शुरू किया. अभी मैं उनसे पूछ रही थी कि what is the next dream? मुझे बताओ ना. अभी वो खामोश हैं, अभी नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम लोगों को पता चल जाएगा और हम उनके साथ होंगे और हमारी तालियां हमेशा उनकी. वाह, क्या बात है, अमेजिंग. मैं अपनी चिंटू जी के बारे में भी कुछ बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा था. बिल्कुल 100%. मैं उनका सफर बहुत गौर से देख रही हूँ. जब से वो मेरे साथ मेरा नाम जोकर में काम कर रहे थे एज अ यंग आर्टिस्ट. यस. और मुझे याद है मैंने एक लाइन बोला था उसमें कि
उसने बोला मैं सर से माफ़ी मांग रहा हूँ, मैंने कुछ गलती किया है, सब कुछ ऐसे कहा। फिर मैंने बोला बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, और उन्होंने गौर से देखा मुझे, बोला मैं बच्चा नहीं हूँ। तो उसके बाद भी फिर उनका अगला स्टेप, अगला चैप्टर जो था, जहाँ वो बहुत बड़े स्टार बन गए, एंड दैट ऑल्सो मैंने बहुत नाज से, बहुत प्राइड से मैंने देखा था कि वो कैसे ऊंचाई तक पहुंच रहे थे. So that was step 2, and now step 3 of chapter of his life when he's become a character actor and a finer actor. He's doing fabulous, whether he's Rauf Lala or whether he's doing a principal in a gay principal in the school, kuch bhi, he does it beautifully. He's killing One thing I've noticed, एक ही तार वहाँ से शुरू हुई थी उनके जीवन में आज तक, और वो तार है passion. वो जितने passion से ये काम करते हैं, I've never seen. मैं कुछ बोलूं उसके पहले मैं आप लोगों को नमस्ते करता हूं सर, आप लोगों को भी। मैं इस इंडस्ट्री में 1966 में आया था। आई थिंक मेरा नाम जोकर वाज 1967, 68, 70s। यस, उस वक्त मैं वायलिन नहीं बजाता था, मैं मैंडलिन बजाता था। उस फिल्म का जितने मैंडलिन की पीसेस जो मेरे बजाए हुए थे, द थ्रोट बैकग्राउंड, यस सर। माय फादर वाज अ मैंडलिन प्लेयर। बहुत चिल्लाते थे इस मैंडलिन को हाथ मत लगा, बिकॉज यू आर अ वायलिनिस्ट, हाथ खराब हो जाएगा। फिर वो छोड़ ही दिया मैंने। आई जॉइंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इन 1966। आज जो कुछ भी हो उनका आशीर्वाद है। वाह। अभी अनमोल जी ने एक बात कही थी, इश्क और दीवानगी। इस पिक्चर के बारे में अगर हम कहेंगे, जब तक आपको अपने काम से इश्क नहीं होगी, वो दीवानगी पैदा ही नहीं होगी, और जब दीवानगी पैदा होगी तब कर्ज बनेगा। वाह। और इसमें सिर्फ सुभाष जी की दीवानगी नहीं है, ऋषि जी की भी है, सिमी जी की है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। एक एक चीज बोल रहा है। आज अभी भी लग रहा है कि कल बनी है फिल्म, कल का म्यूजिकल लग रहा है। वाह, बहुत अच्छी बात है साहब, बहुत अच्छी बात है। हम लोग तो न जाना कितने म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ काम कर चुके हैं, हर एक के सुरों में हम भीगते हुए यहाँ तक आए हैं। वाह। मगर मैं उससे एक बड़ी बात कहना चाहूँगा सुभाष जी के लिए। मैंने राज साहब जो ऋषि जी के पिताजी हैं, बहुत गर्व से हम उनको आदर से नाम लेते हैं। राज साहब हुए, गुरुदत्त जी हुए, यश जी हुए, राज कोसला जी हुए, सुभाष जी हुए। इनके फिल्म का म्यूजिक देख लीजिए आप। वाह। और ये सबको नहीं काबिल हो, सबको नहीं आया ये। बहुत डायरेक्टर्स आए, मगर म्यूजिक की पकड़ बहुत कम लोगों में है। इनके म्यूजिक फर्स्ट फिल्म से ही, मतलब कर्ज से लेके आखिर तक, परदेश, ताल तक देखिए आप। मैं ये समझता हूँ लता मंगेशकर सबको मिली, मगर लता मंगेशकर को यूज करने के लिए आना चाहिए साहब। तो इन लोग उन म्यूजिक डायरेक्टरों से काम निकालते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तो बहुत फिल्म की है, मगर कर्ज जैसे कितने हैं उनके पास, तो वो क्रेडिट इन लोगों को जाता है। वाह, क्या बात है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आई जस्ट से बस हम इन लोगों के आशीर्वाद से, उन म्यूजिक डायरेक्टरों के आशीर्वाद से आज हम इस जगह पे खड़े हैं। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू।